गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। ये पेपर 3 का पार्ट है आपका। तो देखिए क्या होती है क्लोनिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा सजीवों के आनुवंशिक गुणों को बनाए रखा जाता है, परंतु क्लोन जीव जो है वो अलैंगिक तरीके से उत्पन्न होता है, अर्थात क्लोन का आनुवंशिक पदार्थ एक ही सोर्स से लिया जाता है, न कि शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से, जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य में समान यमज यानी कि आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं, जिसमें एक भ्रूणीय कोशिका 2 अर्धांश में बढ़ जाती है, परंतु दोनों का आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड एक ही होता है। क्लोनिंग में न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक द्वारा केंद्रक रहित अंडाणु का संयोजन करके समान क्लोन प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि का सफल प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1952 में मेंढक के अंडे में किया गया। मेंढक के प्रारंभिक भ्रूण से केंद्रक का प्रत्यारोपण जब केंद्रक विहीन निषेचित अंडाणु में किया गया तो संपूर्ण वयस्क मेंढक का निर्माण हुआ, परंतु जब केंद्रक का प्रतिरोपण वयस्क मेंढक के ऊतक से लिया गया तो वयस्क मेंढक का निर्माण नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो परिवर्तन की बाद की अवस्था में जो केंद्रक है वो एडल्ट को बनाने की क्षमता खो देता है। पहले हमने भ्रूण से लिया था केंद्रक और बाद में हमने वयस्क के ऊतक से लिया। उन्होंने देखिए ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये एग ऑफ स्पर्म, ये न्यू न्यूक्लियस विद न्यू जीन्स, ये पिपेट है जिससे डाला गया, ये होल्डिंग पिपेट है। इसके बाद ब्रिग्स तथा किंग ने यह पता लगाया कि यदि विदलन की प्रारंभिक अवस्था से केंद्रक को केंद्रक विहीन अंडाणु में प्रतिरोपण किया गया हो तो सामान्य वयस्क मेंढक का निर्माण हुआ, परंतु जब बाद की अवस्थाओं से केंद्रक लिया तो भ्रूण का विकास नहीं हुआ, अर्थात पूर्ण वयस्क मेंढक के ऊतक को क्लोन बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये अर्ली स्टेज में ही इसका केंद्रक वयस्क बनाने में समर्थ होता है। आनुवंशिक के रूप में वस्तुतः क्लोनिंग 3 प्रकार की होती है: जीन क्लोनिंग, केंद्रक प्रतिरोपण क्लोनिंग यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्लोनिंग, और भ्रूणीय क्लोनिंग। सबसे पहले हम लेते हैं जीन क्लोनिंग। वर्तमान में इच्छित जीन की किसी उपयुक्त वाहक के द्वारा क्लोनिंग की जाती है। इनको हम क्लोन बैंक भी कहते हैं। इसमें एक ही जीन की बहुत सारी प्रतिलिपि बनाई जाती है, यानी कि उनकी कॉपी बनाई जाती है, जिन्हें जीवाणु में प्रतिरोपित किया जाता है। जीवाणु के कई विभाजन होते हैं, उसके साथ ही जीन का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है, यानी कि एक जीन से बहुत सारी उसी प्रकार की जीन्स बन जाती है। इसे कहते हैं जीन क्लोनिंग। अब न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्लोनिंग, इस विधि में मादा से प्राप्त अंडाणु का अगुणित केंद्रक निकाल लिया जाता है और इसमें किसी दाता प्राणी की सोमेटिक कोशिका का द्विगुणित केंद्रक इस केंद्रक विहीन अंडाणु में प्रतिरोपित कर दिया जाता है। अर्थात पहले तो उस अंडे का जो अगुणित केंद्रक था वो तो निकाल लिया, और उसके बाद किसी भी जो दाता जिससे हमको केंद्रक लेना है उसकी किसी भी सोमेटिक कोशिका से डिप्लॉइड केंद्रक निकाल के उस केंद्रक विहीन अंडाणु में प्रतिरोपित कर दिया। इस प्रकार यह अंडाणु द्विगुणित जाइगोट का कार्य करता है। इसके परिवर्तन से संतति का निर्माण हो जाता है। डॉली भेड़ का निर्माण इस विधि द्वारा किया गया था। पैतृक से प्राप्त केंद्रक दाता केंद्रक के समान है, अतः संतति में समस्त लक्षण केवल एक ही पैतृक के समान होते हैं, अतः इसे क्लोन के रूप में माना जाता है। क्योंकि जो अंडा जिसका था उसका तो केंद्रक हमने निकाल ही दिया,
और हमने जो दाता वाला लिया उसका केंद्रक से प्रत्यारोपित किया, तो उससे जो संतति प्राप्त हुई उसमें एक ही प्रकार के पैतृक गुण थे। अब है भ्रूण क्लोनिंग, एम्ब्रियो क्लोनिंग। यदि जाइगोट में प्रथम 3 विदलन द्वारा उत्पन्न ब्लास्टोमियर्स को पृथक कर दिया जाए तो प्रत्येक कोरक खंड नवजात शिशु में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार निर्मित भ्रूण एक समान होते, यद्यपि ये माता पिता के क्लोन नहीं है परंतु एक दूसरे के क्लोन है। यह विधि भ्रूण क्लोनिंग कहलाती है। केंद्रक प्रत्यारोपण, इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रिग एवं होम किंग ने किया था। इस विधि में मेढक के अनिषेचित अंडे से केंद्रक को निकाल दिया। एक दूसरे मेढक की इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की कोशिका से द्विगुणित केंद्रक को निकालकर प्रथम मेढक के अनिषेचित अंडे में प्रतिरोपित कर दिया। इस प्रकार यह द्विगुणित युग्मज का कार्य करता है, यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट का कार्य करता है। इससे सामान्य भ्रूण का निर्माण होता है, परंतु यदि गैस्ट्रुला अवस्था के कोशिकीय केंद्रक को प्रतिस्थापित किया जाए तो विकृत भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए फ्रॉग ए, फ्रॉग बी, इसका जो अनफर्टिलाइज्ड एग था, न्यूक्लियस डैमेज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेस, इसकी इंटेस्टाइन सेल से माइक्रोपिपेट के द्वारा न्यूक्लियस को निकाला गया। अब ये एनन्यूक्लिएटेड एग हो गया क्योंकि इसके न्यूक्लियस को हमने ख़त्म कर दिया। इसके बाद ये देखिए इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस को इंजेक्टेड किया, एनन्यूक्लिएटेड एग प्लस इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस। उसके बाद ब्लास्टुला, नॉर्मल एम्ब्रियो और एडल्ट फ्रॉग। अब है डॉली। डॉली की क्लोनिंग इयान विल्मुट एवं उसके साथियों ने की थी। इन्होंने 6 वर्ष की एक वयस्क भेड़ से विभेदित कोशिकाओं को पृथक किया और विशिष्ट संवर्धन माध्यम में इसे रखा। इसी समय एक अन्य भेड़ से अनिषेचित अंडे को लिया गया। इस अंडे के केंद्रक को माइक्रोपिपेट की सहायता से निकाल दिया गया और विभेदित कोशिका के केंद्रक को माइक्रो इंजेक्शन द्वारा इस अंडे में स्थानांतरित किया गया। धीमी गति अथवा मंद प्रकार के शॉक विद्युत आघात से इसको उपचारित किया गया ताकि विभेदित जो केंद्रक है वो अविभेदित कोशिका द्रव्य के साथ क्रिया प्रारंभ कर दे। इस अंडे में सामान्य जाइगोट के समान विदलन प्रारंभ हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट या 16 ब्लास्टोमियर्स अवस्था में इसे फोस्टर मादा यानी कि सैरोगेट मदर, यानी कि जिसके यूट्रस में हमको इसको प्रतिरोपित करना है, तो फोस्टर मादा में आरोपित कर दिया जाता है। अंत में फरवरी 1996 में स्वस्थ डॉली भेड़ का निर्माण हुआ। इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसमें प्रतिनिधि मादा या माता और केंद्रक विहीन अंडा प्रदान करने वाली मादा में किसी के भी लक्षण मौजूद नहीं थे, क्योंकि जो केंद्रक विहीन अंडा था उसमें से तो उसके लक्षण तो वैसे ही नहीं आ पाए क्योंकि केंद्रक नहीं था। और दूसरी हमने एक सैरोगेट मदर या किराए की कोख जिसको हम कहते हैं वो लिया था, तो उसने केवल उसको बड़े होने की जगह दी थी, इसलिए उसके भी लक्षण नहीं थे क्योंकि इसमें इनका आनुवंशिक योगदान नहीं था। केवल जिस भेड़ की कोशिका से केंद्रक लिया गया था उसके लक्षण इसमें मौजूद थे। अतः डॉली में केवल एक ही पैतृक था और इसकी उत्पत्ति को अलैंगिक प्रकार ही माना गया। ये देखिए, ये है क्लोन मदर, प्रेग्नेंट फीमेल, डोनर सेल, ये है अनफर्टिलाइज्ड एग, डोनर सेल न्यूक्लियस, इसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया गया। फिर 1 माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया जिससे वो फ्यूज़न हो जाए, न्यूक्लियस का एग के द्वारा न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाए। फिर
सेकेंड माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक टू उसको उत्तेजित करने के लिए दिया गया। ये अर्ली एम्ब्रियो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट किया गया इनटू यूटरस ऑफ सैरोगेट मदर, और इस प्रकार डॉली का निर्माण हुआ। इस प्रयोग के आधार पर विलमुट ने निम्न निष्कर्ष निकाले। विभेदित कोशिकाओं के जीन में अंतर्निहित पूर्ण शक्तिता पाई जाती है, टोटिपोटेंसी, यानी कि वो पूरे एक एनिमल वयस्क एनिमल को विकसित कर सकती है। विभेदित केंद्रक एवं अविभेदित कोशिका द्रव्य के मध्य अंतःक्रिया के कारण कोशिका पूर्ण शक्त हो जाती है। संभवतः केंद्रक विहीन अंडे का कोशिका द्रव्य प्रत्यारोपित केंद्रक को पूर्ण शक्ति बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। केंद्रक प्रत्यारोपण के पश्चात होने वाले विदलन का नियंत्रण अंडे के कोशिका द्रव्य से होता है। इस विधि द्वारा निर्मित क्लोन में लैंगिक परिपक्वता भी आती है। 1998 में डॉली ने एक नवजात को जन्म दिया जिसका नाम बोनी रखा। अब है चिकित्सीय क्लोनिंग। जीर्णता यानी कि एज, खानपान व पर्यावरणीय कारकों के कारण प्राणी के विभिन्न ऊतकों तथा अंगों की कार्य प्रणाली और क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। अंत में अंग काम करना बंद कर देते हैं और प्राणी की मृत्यु हो जाती है। यह एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है। यदि वयस्क मनुष्य में वृक्क की कार्य प्रणाली अवरुद्ध हो जाती है तो मनुष्य को या तो डायलिसिस पर रखा जाए या गुर्दे का प्रत्यारोपण किया जाए, किंतु आनुवंशिक भिन्नता के कारण सही दाता यानी कि डोनर का मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। इस परिस्थिति में स्वयं रोगी की कोशिका को लेकर इसे केंद्रक विहीन अंडे के साथ जोड़ दिया जाए। इस अंडे को मंद विद्युत प्रवाह के द्वारा प्रेरित किया जाए ताकि विदलन के समान विभाजन प्रारंभ हो जाए। जब विभाजन के द्वारा ब्लास्टोसिस्ट के समान रचना बन जाती है तो इसमें से वृक्क का निर्माण करने वाली कोशिका को पृथक कर दिया जाता है। इसके संवर्धन यानी कल्चर से निर्मित अंग का रोगी में प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, जिससे जो डोनर की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। इस प्रकार स्टेम कोशिका से अंगों का निर्माण चिकित्सीय क्लोनिंग कहलाता है।